Hey everyone, from this video onwards, we are going to learn two pointers algorithm technique. In data structures and algorithms, most efficient techniques उसे माना जाता है जिसका execution most simplest हो. So that is, an entire DSA अगर कोई most simplest and easy to learn algorithm है तो वो है two pointers algorithm. जितना simple इसका नाम है उतना simple हम इसमें काम भी करते हैं. So in two pointers, there are two pointers. As simple as it sounds. दो पॉइंटर एल्गोरिथम के अंदर दो पॉइंटर्स होते हैं और वो दो पॉइंटर्स एक फिक्स डायरेक्शन में मूव करते हैं. ये दो पॉइंटर्स का मूव करना इज द मोस्ट फंडामेंटल फिनोमिना इन दिस एल्गोरिथम. ये दो पॉइंटर्स का मूवमेंट इतना इंपॉर्टेंट है कि अभी हम इस पर डिस्कस करेंगे एकदम डिटेल में कि इसका मूवमेंट क्यों इतना इंपॉर्टेंट है. ये दो पॉइंटर्स पूरे डेटा स्ट्रक्चर्स पे आइटरेट करते हैं, तब तक आइटरेट करते हैं जब तक कि हमारी जो कंडीशन है वो मीट ना कर जाए, या इसको ऐसे बोलूँ कि हमारे जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है वो पूरी ना हो जाए. ठीक है, ये तब तक पूरे डेटा स्ट्रक्चर्स पे आइटरेट करते हैं. जनरली टू पॉइंटर्स टेक्निक उन प्रॉब्लम्स पे लग रहा होता है जिसमें रेंज के जैसा कुछ रिक्वायरमेंट हो या आपको पेयर जैसा कुछ दे रखा हो. रेंज या पेयर जैसा कुछ मिलता जुलता हो. रेंज से मेरा मतलब है सब एरे या सब स्ट्रिंग. ठीक है, इन सारे प्रॉब्लम्स पे जनरली यूज होता है जिसमें पेयर की रिक्वायरमेंट हो ऐसा कुछ, और उसमें आप लूप्स की नेस्टिंग कर रहे हो. ठीक है, प्रॉब्लम में क्या हो, रेंज जैसा कुछ दे रखा हो, पेयर जैसा कुछ दे रखा हो और उसमें आप कई सारे नेस्टिंग कर रहे हो, मतलब आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्वाड्रेटिक या क्यूबिक में जा रही हो, तो बहुत हाई चांसेस होते हैं कि उसमें टू पॉइंटर लग रहा होगा और उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को ये टू पॉइंटर एल्गोरिथम उसको लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में ही सॉल्व कर देगा. एज सिंपल एज दैट. As I said earlier, the movement of these two pointers or iteration of these two pointers are the backbone of this technique. Why so? Because this movement of the pointers decide what kind of two pointers that we are going to solve. मतलब ये दो pointers इतना fundamental है कि ये दो pointers के movement ही हमें हेल्प करते हैं फाइंड आउट करने में कि हम कौन से टाइप का टू पॉइंटर्स यूज करने वाले हैं उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि जो ये मूवमेंट है ये दो पॉइंटर्स का इज द मोस्ट फंडामेंटल फिनोमिना ऑफ दिस टू पॉइंटर एल्गोरिथम. व्हाई सो? बिकॉज ये दो पॉइंटर के मूवमेंट ही हमें हेल्प करेंगे फाइंड आउट करने में कि हम किस टाइप का टू पॉइंटर सॉल्व करने वाले हैं. यहाँ पे मैंने तीन टाइप के टू पॉइंटर्स लिखे हुए हैं, कोलिजन, फॉरवर्ड एंड पैरेलल. 90 to 95% ऑफ द टाइम आप इनमें से ही किसी तीन टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व 90 to 95% ऑफ द टाइम जो आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे टू पॉइंटर्स के वो इन्हीं तीन में से किसी पे एक लाई कर जाएगा. ठीक है, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो जाए तो थोड़े से अनऑर्थोडॉक्स होते हैं ना, हल्का सा लीक से हटकर होते हैं, हम उन्हें भी डिस्कस करेंगे. ऑफकोर्स मेनली तीन टाइप के टू पॉइंटर्स से उठाए हुए हैं. जब मैं इस वीडियो के लिए प्रिपेयर कर रहा था और जब मैं अपने नोट्स बना रहा था तो मैंने क्या किया था कि मैंने अभी तक जितने भी टू पॉइंटर्स के क्वेश्चन किए थे मैंने उन सभी को एक जगह पे लिखा और मैंने सभी को फाइंड आउट किया कि मुझे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में मैंने किस तरीके से सॉल्व किया था, और मैंने उन सबको जनरलाइज करके ना 5-6 तरीके के टू पॉइंटर्स लिख दिए थे. फिर मैं ऑनलाइन रिसोर्सेज पे गया, फाइंड आउट किया कि हाँ क्या सीन है, मतलब अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए हर एक लाइन को कि मैं थोड़ा सा टेक्निकली साउंड करूँ. तो मैंने वहाँ पे देखा कि हाँ ये तीन टाइप के पड़े हुए हैं और जो भी मैंने नोट्स अपने खुद की कॉपी पे बनाए हुए थे उनसे कुछ मेल खा रहे थे. तो मैं तो समझ गया कि हाँ मैं कॉन्फिडेंट हो गया कि हमें ठीक जा रहा था रास्ते पे, और मुझे एक पर्टिकुलर टेक्निकल जार्गन भी मिल गया ताकि मैं अच्छे से आपको एक्सप्रेस कर पाऊँ. सो मैंने उन सभी 5-6 टाइप के जो मैंने लिखे थे उन सभी को बोल्ड आउट करके एक में लिख दिया. एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे पहले, और उन पर किस किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं. ठीक है, पहले हम वो डिस्कस करेंगे और फिर इसके बाद बढ़ेंगे हम अपने क्वेश्चंस की तरफ. तो सबसे पहला है कोलिजन. कोलिजन में क्या होता है कि आपके पास दो पॉइंटर्स होते हैं, जैसा मैंने कहा टू पॉइंटर्स हैज टू पॉइंटर्स, और ये दो पॉइंटर्स क्या होते हैं कि वो एक दूसरे के पास आते हैं. एज सिंपल एज इट. ये दोनों ही पॉइंटर एक दूसरे के पास आते हैं जस्ट लाइक अ कोलिजन. और ये तब तक एक दूसरे के पास आते हैं जब तक क्वेश्चन की डिमांड फुलफिल होती है या फिर जो भी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होती है तब तक वो एक दूसरे के पास चलते आते हैं. और इस पर क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा. इसमें कुछ क्वेश्चन बनते हैं जैसे टू सम प्रॉब्लम. टू सम प्रॉब्लम में क्या होता है ना कि आपको एक एरे दिया होता है इन शॉर्टेड ऑर्डर और एक सम दिया होता है के. आपने बताना होता है कि क्या उस एरे के अंदर कोई ऐसा पेयर है जिसको जोड़ने के बाद वो के सम आ जाता है. अगर सम आ जाता है तो या तो वो इंडेक्सेस रिटर्न करना होता है या वैल्यूज रिटर्न करनी होती है या सिंपली ट्रू फॉल्स रिटर्न करना होता है डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन की क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से.
दूसरे टाइप का क्वेश्चन होता है जैसे वैलिड ट्रायंगुलर नंबर। अभी वैलिड ट्रायंगुलर नंबर जैसा क्या होता है कि आपके पास एक एरे दिया होता है और उसमें ट्रायंगल होने की प्रॉपर्टी फुलफिल होती है कि नहीं चेक करना होता है। अभी किसी भी ट्रायंगल का क्या होता है, जैसे मान के चलो कोई भी 3 साइड है ए बी एंड सी। सो ये ए एंड बी एंड सी साइड्स होने के लिए ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी 2 साइड का आप उठा लो सम, वो हमेशा बड़ा होना चाहिए तीसरे साइड से। यही है प्रॉपर्टी। अगर ये प्रॉपर्टी फुलफिल होती है तो सिंपली आपने ये ट्रिपलेट्स को रिटर्न करना है। सो आपके पास जो एरे दिया हुआ है उसमें कितने नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स पॉसिबल है, या तो उस ट्रिपलेट का काउंट रिटर्न करना होता है या फिर उन सभी ट्रिपलेट्स को किसी और 2D वेक्टर में असाइन करके फिर से रिटर्न करना होता है। ये डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट वाली बात है, ठीक है। जो एक और टाइप का क्वेश्चन इसमें सॉल्व होता है, एक और आपको बताना चाहूँगा कि वो है थ्रीसम प्रॉब्लम। थ्रीसम प्रॉब्लम में क्या होता है ना कि आपके पास एक एरे दिया होता है और आपने फाइंड करना होता है ऐसे ट्रिपलेट्स जिनका सम 0 हो, ठीक है। तो या तो बेसिकली वो सभी जितने भी पॉसिबल सब एरेज जितने भी वो एलिमेंट्स जिनका सम 0 है जोड़ने पे, या तो उन सभी एरेज को रिटर्न करना होता है या फिर नंबर ऑफ काउंट्स रिटर्न करना होता है। इट्स कंप्लीटली डिपेंड ऑन द क्वेश्चन। ओके, सो आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि कोलिजन क्या है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपने फॉरवर्ड की तरफ। फॉरवर्ड में क्या होता है ना कि आपके जो दोनों पॉइंटर्स हैं वो आगे की तरफ मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। दोनों ही पॉइंटर्स आगे की तरफ मूव कर रहे होते हैं एंड बेस्ड ऑन देयर मूवमेंट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन दिस फॉरवर्ड इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 सब कैटेगरीज। अगर इन दोनों ही पॉइंटर्स में आगे तो बढ़ रहे हैं पर इन दोनों के बीच की दूरी अगर के को मान लें और ये कांस्टेंट है, अगर ये कांस्टेंट है तो मैं इसे बोलूंगा स्लाइडिंग विंडो ऑफ कांस्टेंट साइज। दोनों ही पॉइंटर आगे मूव कर रहे हैं और उन दोनों ही पॉइंटर्स की जो बीच की दूरी है वो कांस्टेंट है, तो मैं उसे बोलूंगा स्लाइडिंग विंडो ऑफ कांस्टेंट साइज। और अगर दोनों के बीच की जो दूरी है वो वेरिएबल है, अगर इन दोनों के बीच की दूरी वेरिएबल है मतलब हर बार कम ज्यादा होती रहती है, तो मैं इसे बोल दूंगा स्लाइडिंग विंडो ऑफ वेरिएबल साइज। आई होप यार मैं आपको समझा पा रहा हूँ कि फॉरवर्ड में क्या होता है ना कि दोनों ही पॉइंटर्स आगे की तरफ मूव करते हैं और अगर दोनों आगे मूव कर रहे हैं और उनके बीच की दूरी कांस्टेंट है तो मैं उसे बोलूंगा स्लाइडिंग विंडो ऑफ कांस्टेंट साइज। और जब कभी भी उनके बीच की दूरी वेरिएबल करेंगे मतलब कम ज़्यादा होती रहेंगी तो मैं उसे सिंपली बोलूंगा स्लाइडिंग विंडो ऑफ वेरिएबल साइज। इन पे क्वेश्चंस बहुत अच्छे बनते हैं। ये स्लाइडिंग विंडो इतना इंपॉर्टेंट है कि इस पर सेपरेट प्लेलिस्ट अलग से बनाई जा सकती है, इतना इंपॉर्टेंट है। सेम गोज विद स्लो एंड फास्ट काउंटर, मैं इस पर भी अभी आऊँगा जस्ट, ठीक है। फॉरवर्ड ही इन शॉर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो स्लाइडिंग विंडो की खास बात यह है अलग से कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस टॉपिक है फॉर द इंटरव्यूअर्स। जब मैंने भी अपना कैंपस प्लेसमेंट दिया था तो मेरे से पहले राउंड में जो मेरा तीसरा सवाल था वो स्लाइडिंग विंडो के ऊपर ही था, स्लाइडिंग विंडो ऑफ कांस्टेंट साइज। इसमें होता क्या है, इसमें कई सारे अच्छे सवाल बनते हैं जैसे कि आपको यू आर गिवन एन एरे एंड यू नीड टू फाइंड आउट द मैक्सिमम सम फॉर द सब एरे ऑफ साइज के, ठीक है। आपको के दिया हुआ है, आपको के साइज के सारे सब एरेज निकालने हैं, आपको सारे सब एरेज निकालने हैं और वो वाला पिक करके रिटर्न करना है जिसका सम मैक्सिमम है। इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। या फिर रिटर्न द फर्स्ट नेगेटिव ऑफ एवरी सब एरे ऑफ साइज के, ठीक है। सब एरे है और फर्स्ट एलिमेंट जो नेगेटिव है वो रिटर्न करना है। तो इस पर बहुत अच्छे सवाल बनते हैं और इससे भी ज़्यादा जो मज़ेदार है वो है स्लाइडिंग विंडो ऑफ वेरिएबल साइज। ये तो भाई नेक्स्ट लेवल पे जाता है। इस पे भी क्वेश्चंस बहुत आते हैं इंटरव्यूज में। इसमें क्या होता है कि आपको सब एरे ही कई बार आपको निकालना होता है। इस पे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि यू आर गिवन अ सम, यू नीड टू फाइंड आउट द मैक्सिमम साइज सब एरे। इसमें सब एरे ही पूछ लिया, आपको सम दे दिया, आपको बताना है कि वो सब एरे कौन सा होगा जिसकी लेंथ सबसे ज़्यादा है और इसका सम के है, ठीक है। आई होप यार मैं आपको समझा पा रहा हूँ। अगर आपको समझ में थोड़ी सी भी दिक्कत है तो कोई बात नहीं भाई, हम आगे वाले वीडियोस में कई सारे इस पर क्वेश्चंस करेंगे, आपको एकदम क्लियर कट हो जाएगा। बस आप इस प्लेलिस्ट के साथ बने रहो। जो दूसरा टाइप का है वो है स्लो एंड फास्ट पॉइंटर। स्लो एंड फास्ट पॉइंटर जितना सिंपल है भाई, जैसा आपको यहाँ पे दिख भी रहा है कि क्या होता है कि एक तेज चलता है दूसरा धीमे चलता है। या फिर मैं ऐसे बोलूँ, मैं किसी एक को तेज चलाता हूँ तो दूसरा वाला अपने आप धीमे हो जाता है, ठीक है। तो एक पॉइंटर थोड़ा स्लो चलता है एज कम्पेयर टू अदर वन, दूसरा वाला थोड़ा ज़्यादा तेज चलता है, ठीक है। एक कम चलता है और एक ज़्यादा तेज चलता है। तो इसमें होता क्या है कि इसमें बहुत प्यारे सवाल बनते हैं, बहुत प्यारे ऐसे सवाल बनते हैं ना जो साउंड्स बहुत ऐसा सुनने में लगता है कि बहुत हार्ड है, बट जब आप उसका इम्प्लीमेंटेशन करोगे तो वो उतना हार्ड नहीं होता। जैसे डिटेक्ट अ लूप
इन अ लिंक लिस्ट, इस टाइप के सवाल। इसमें एक लिंक लिस्ट दिया होगा आपको, जैसे मान के चलो ये आपको एक लिंक लिस्ट दिया हुआ है और आपने बताना है कि इसमें लूप किस पॉइंट पर है, तो बेसिकली ये आपको नोड रिटर्न करना होता है, इस टाइप के सवाल। या फिर फाइंड द मिडिल एलिमेंट ऑफ अ लिंक लिस्ट, आपको एक लिंक लिस्ट दी हुई होगी और आपने इस लिंक लिस्ट का मिडिल एलिमेंट रिटर्न करना होता है। तो हम करते क्या है कि एक पॉइंटर को हम 2x की रफ्तार से बढ़ाते हैं और एक पॉइंटर को सिर्फ x से, मतलब एक ऐसा नोड होगा जो एक एक करके आगे बढ़ेगा, एक एक करके, और एक ऐसा नोड होगा जो दो दो करके आगे बढ़ेगा, दो दो। ओके, आई होप यार आप समझ पा रहे होगे कि जैसे ही जो पहला वाला पॉइंटर जो तेज चल रहा था, जैसे ही वो एंड में पहुंचेगा तो जो स्लो वाला पॉइंटर है वो आधा पहुंचा होगा, क्योंकि पहले वाले की रफ्तार उससे 2x थी। आई होप यार, तो ऐसे ये सॉल्व होता है। बड़े आसान सवाल है, बहुत मजा आता है इनको सॉल्व करने में। हम इन सभी प्रॉब्लम्स को करने वाले आने वाले वीडियोस में, आप बस प्लेलिस्ट के साथ रहना, मैं गारंटी देता हूँ भाई आपको स्वाद आ जाएगा, इससे ज़्यादा देसी में नहीं जा पाऊंगा। ठीक है, आपको स्वाद आ जाएगा, बस बने रहिए इस प्लेलिस्ट के साथ। अगला है जो हम डिस्कस करने वाले वो है पैरेलल। ठीक है, पैरेलल में क्या होता है, अभी तक देखो जितना भी हमने डिस्कस किया ना, तो उसमें सिर्फ एक ही लीनियर डेटा स्ट्रक्चर यूज हो रहा था, बट इसमें क्या होता है ना कि हम दो दो डेटा स्ट्रक्चर्स को एक साथ लेके चल रहे होते हैं। तो हम करेंगे क्या, मतलब हम इसमें करते हैं क्या कि आपको दो डेटा स्ट्रक्चर्स दिए होते हैं। ठीक है, ये दो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, एक पॉइंटर इसमें होता है और दूसरा पॉइंटर दूसरे वाले में होता है। ठीक, एज सिंपल। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं कि मर्ज टू शॉर्टेड लिस्ट, मतलब आपको दो लिंक लिस्ट दी हुई होंगी। मैंने यहाँ पे दो लिंक लिस्ट बनाई हुई है और ये दोनों ही शॉर्टेड है। हमको इस दोनों को मर्ज करके कुछ ऐसा बनाना होता है। सो ये दोनों आपको लिंक लिस्ट दी हुई होंगी, वो दोनों ही शॉर्टेड होंगे और उन दोनों को मर्ज करके आपको एक सिंगल लिंक लिस्ट बनाना है, वो भी शॉर्टेड होना चाहिए। सो ये होता है मर्ज टू शॉर्टेड लिंक लिस्ट, ऐसा टाइप का क्वेश्चन होता है। या फिर एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन होता है कि आपको दो एरे दिए जाएंगे, ठीक है, और आपने बताना होता है कि उन दोनों ही एरे में से मैं कौन से ऐसे दो एलिमेंट्स को चुनूं सो दैट कि उनका जो डिफरेंस है वो मिनिमम हो। ठीक है ना भाई, आपको एक दो एरे दिए जाएंगे, इन्हीं पे समझ लो, और आपने इनमें से दो ऐसे एलिमेंट्स को चुनना है जिनका डिफरेंस मिनिमम हो, एज सिंपल एज दैट। आई होप यार आपको मैं क्लियरली समझा पाया हूँ कि कितने टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स हैं, कितने टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स जनरली होते हैं 2 पॉइंटर्स के ऊपर। ठीक है, ये मेरी पर्सनल जितने भी मैंने डिस्कशन किया और जितने मैंने ऑनलाइन रिसोर्सेज देखे, मैंने उन सबको कोलैट करके एक जगह पे लिख दिया है। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप जो प्रॉब्लम सॉल्व करो 2 पॉइंटर्स के ऊपर वो इतने तीनों पे ही लाई करें। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कई सारे ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं जो इनसे थोड़ा से अलग से होते हैं। ये जनरली देखो 90-95% ऑफ द टाइम आप जितनी भी प्रॉब्लम करोगे वो इतने पे ही लाई करेंगे। बट कुछ क्वेश्चंस होंगे, जैसा मैंने कहा कि इतने पे लाई नहीं करते हैं, और वो क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस के दौरान ही सीख जाओगे कि हाँ भाई, आपको फीलिंग आ जाएगी कि हाँ ये ऐसे सॉल्व होगा, इससे थोड़ा ऐसे सॉल्व होगा। सो अब डायरेक्ट बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ, ताकि आपको फील आए 2 पॉइंटर्स की कि ये कैसे यूज होंगे। तो सबसे पहला प्रॉब्लम जो हम करने वाले हैं, जो सबसे पहला क्वेश्चन हम करने वाले हैं उसका नाम है ईशान लव्स चॉकलेट। सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट गोज लाइक कि एक ईशान नाम का लड़का है जिसे चॉकलेट से बहुत ज़्यादा प्यार है। उसने ना n चॉकलेट ऑफ बार्स, यहाँ पे ना ये n साइज का एक एरे दिया होगा, वो चॉकलेट्स ऑफ द बार खरीदता है और हर एक एक बार की टेस्ट का लेवल एरे के फॉर्म में दिया हुआ है। जितने भी उसने बार खरीदे, उसने n बार खरीदे, n बार ऑफ चॉकलेट्स खरीदी, और हर बार की जो चॉकलेट की लेवल है, टेस्ट का लेवल है, वो एक एरे के फॉर्म में दिया हुआ है। ईशान की एक छोटी बहन भी है, ठीक है, और उसे भी चॉकलेट चाहिए, तो वो अपनी बहन को सिर्फ एक ही चॉकलेट देता है। ठीक है, और वो अपनी बहन को सिर्फ वो वाली चॉकलेट देता है जिसका टेस्ट का लेवल सबसे कम है। ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, और करना हमें ये है, कंडीशन ये है कि ईशान जो है सिर्फ या तो एक्सट्रीम एंड्स के ही चॉकलेट्स को खा सकता है, या तो फर्स्ट से खा सकता है या लास्ट से खा सकता है, बीच से नहीं खा सकता। और जो सबसे कम टेस्टी है, वो बार जिसके टेस्ट का लेवल सबसे कम है, वो अपनी सिस्टर को देगा। और इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत आसान होता है अगर हम 2 पॉइंटर्स यूज नहीं कर रहे होते। सिंपली शॉर्ट कर दो और फर्स्ट एलिमेंट को रिटर्न कर दो। बट हम 2 पॉइंटर्स सीख रहे हैं, तो कोशिश करो कि आप 2 पॉइंटर से ही इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करो। मैं डायरेक्टली डिस्कशन स्टार्ट करता हूँ, अगर आप चाहो तो पॉज करके खुद से ट्राई कर सकते हो। मैं करूँगा क्या कि एक पॉइंटर को स्टार्ट में रख दूंगा और एक पॉइंटर को एंड में रख दूंगा, और मैं करूँगा क्या कि मैं चेक करूँगा कि इन दोनों में से बड़ा कौन है। जो भी बड़ा होगा मैं उसको ईशान को दे दूंगा और वो खा जाएगा, और जैसे ही खा जाएगा मैं आगे मूव कर जाऊंगा,
फिर जैसे ही मुझे कोई इन दोनों में बड़ा दिखता है मैं उसे इरेज करूंगा, मैं इससे आगे मूव कर दूंगा। और हाई होप यार आपको समझ पा रहे होगे कि ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम है कोलिजन टाइप की, जिसमें एक पॉइंटर्स दोनों एक दूसरे के आसपास आते रहते हैं। कंडीशन मीट करेगी या क्वेश्चन की जो डिमांड है, डिमांड क्या है, जो बड़ा है वो ईशान खा जाएगा, ईशान खा जाएगा तो वो इरेज हो जाएगा, तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, फिर से कंपैरिजन करता जाऊंगा। ये तब तक सीन चलता जाएगा जब तक मैं सिर्फ एक एलिमेंट पर ना पहुंच जाऊं जो वो अपनी सिस्टर को रिटर्न करने वाला है, जो उसको अपनी सिस्टर को देने वाला है चॉकलेट। सिंपल एज दैट। ऐसे 2 पॉइंटर्स होते हैं भाई, बड़े मजेदार मजेदार सवाल बनते हैं इस पर और बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। देखो आप लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैक्सिमम जाएगी इसकी, और कांस्टेंट साइज है, कांस्टेंट स्पेस है, मतलब सॉरी लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट स्पेस, ये तो दिया हुआ है, ऑक्सिलरी स्पेस और कुछ लग नहीं रहा। सो एक पॉइंटर को मैंने 0 इंडेक्स पे रखा और दूसरे वाले को nth-1 पे रखा। ये तब तक लूप चलेगा जब तक i कम है j से। देखो मैंने इक्वल टू नहीं लगाया, अदरवाइज वो क्रॉस कर देते हैं। मतलब जैसे ही वो किसी एक पॉइंटर पे आएंगे, ठीक है, पूरे एरे को आइटरेट करते हुए कभी ना कभी दोनों ही किसी एक पॉइंटर को आइटरेट करेंगे, और ये जैसे ही किसी को एक पे पॉइंट करने वाले होंगे, पॉइंट जैसे करेंगे एक ही एलिमेंट को, ये लूप टूट जाएगा और आप बाहर आ जाओगे। और जैसे आप बाहर आओगे आप एरे टाई को रिटर्न कर दो, आप एरे जे भी लिख सकते हो क्योंकि दोनों एक ही को पॉइंट कर रहे हैं। अदरवाइज जैसे ही कोई भी बड़ा है, जैसे मान के चलो एरे ऑफ आई ग्रेटर देन एरे ऑफ जे, देन इंक्रीज आई प्लस प्लस, क्योंकि जो आई एथ वाला है वो ईशान भैया खा जाएंगे। अदरवाइज लेस देन है या इक्वल टू है तो जे माइनस माइनस, यानी जे इधर आ जाएगा। बहुत सिंपल सा सवाल था, आई होप आपको मजा आएगा। इस तरीके का क्वेश्चन होता है, ये तो बहुत ईजी था, ये तो बहुत ईजी था भाई। आने वाले जो क्वेश्चंस करेंगे ना वो बहुत मजेदार होंगे। एक इस तरीके का क्वेश्चन होता है जिसमें जो स्टैंडर्ड तरीका होता है, जो हमने जितने भी टाइप ऑफ 2 पॉइंटर्स हमने देखा उन पर लाइक कर ही जाता है। बट कई सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं वो डायरेक्टली लाइन नहीं करते हैं, बट वो सॉल्व 2 पॉइंटर से ही होते हैं। जैसा मैंने कहा 90 to 95% ऑफ द टाइम जो भी आप क्वेश्चन करोगे वो जितने भी मैंने टाइप डिस्कस किया ना उतने पे ही लाइव कर देते हैं भाई, है ना, इतने पे ही लाइव हो जाता है। बट कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा लीक से हटके होते हैं, हम उन क्वेश्चन को भी करेंगे ताकि आपको प्रॉपर फील आए कि क्या होता है 2 पॉइंटर्स। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं उसका नाम है एक्सट्रैक्ट द इंटीजर। तो द क्वेश्चन स्टेटमेंट गोज लाइक कि आपको एक स्ट्रिंग दिया होगा जिसके अंदर कैरेक्टर्स भी होंगे, नंबर्स भी होंगे। सो बेसिकली आपने करना क्या है, वो जितने भी नंबर्स हैं आपने सिंपली वो रिटर्न करना है, जैसे आपने ही पहले वाले एग्जाम्पल में भी देख रहे होंगे। और अगर बाई चांस अगर उसमें कोई भी एक नंबर नहीं है तो सिंपली रिटर्न करना है आपको नो इंटीजर्स। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को आप सॉल्व करो। अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो पॉज करके वीडियो आप ट्राई कर सकते हो। इसमें 2 पॉइंटर्स हम कैसे लगाएंगे, देखिए जितना भी मैंने अभी टाइप डिस्कस किया है इसमें वो डायरेक्टली यूज नहीं हो रहा होगा कोई भी टाइप। मैं करूँगा क्या कि जो भी आपका एक स्ट्रिंग का एरे है, आई मीन कैरेक्टर का जो एरे है, मैं एक पॉइंटर को किसी एक पे रखूंगा और मैं इसे तब तक आइटरेट करूंगा जब तक मुझे एक नंबर नहीं मिल जाता, एक डिजिट नहीं मिल जाता। इस डिजिट करके कोई एक फंक्शन होता है, मैं उसका इस्तेमाल करूंगा। तो जैसे ही मुझे कोई एक डिजिट मिलता है तो मैं दूसरे वाले पॉइंटर को यहाँ पे असाइन करके एक पॉइंटर को मैं तब तक आगे की तरफ आइटरेट करूंगा जब तक मुझे डिजिट मिल रहा है। और उसके बाद मैं सब स्ट्रिंग करके एक फंक्शन है C++ में, उसकी हेल्प से मैं उस पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग को जो सिर्फ डिजिट कंटेन कर रहा है उसको मैं एक्सट्रैक्ट कर लूंगा और सिंपली उसे किसी वेक्टर में असाइन करके पूरे लूप को चला करके एट द एंड में सिंपली रिटर्न कर दूंगा उस वेक्टर को। और पूरा इटरेट कर देने के बाद अगर वो मेरा वेक्टर खाली रहता है तो मैं नो इंटीजर्स को रिटर्न कर दूंगा। अब डायरेक्ट बढ़ते इसके कोड की तरफ, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा क्योंकि कोड में कुछ खास है नहीं। सो ये रहा वो कोड, सिंपल सा कोड है भाई। देखो मैंने 2 पॉइंटर्स बनाए, दोनों ही इनिशियली 0 इंडेक्स पे अलाइन हो गए, ठीक है, दोनों ही 0 पर है इनिशियली। और मैंने साइज ले लिया है स्ट्रिंग की। उसके बाद मैं आंसर वेक्टर जो रिटर्न करने वाला हूँ मैंने वो डिक्लेयर किया है। और फिर मैं एक लूप चलाता हूँ जब तक जे आगे जाएगा, जब तक लेंथ की वैल्यू उससे कम है, ठीक है, एस मतलब पूरे स्ट्रिंग पे हाइड्रेट करने के लिए। उसके बाद में इस डिजिट एक ऑलरेडी प्री डिफाइंड फंक्शन है, ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न करता है। इसमें करेक्टर पास करते हैं, अगर वो करेक्टर डिजिट होता है यानी 0 से 9 तक कोई भी डिजिट होता है तो ये ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करता है। तो जैसे ही अगर मेरे को नॉन डिजिट नंबर मिलता है, नॉन डिजिट करेक्टर मिलता है, मतलब ABCD ऐसा कुछ, तो सिंपली आप आगे बढ़ जाओ क्योंकि उसमें मुझे उसका कोई काम नहीं। लेकिन अगर आप एल्स में आते हो, मतलब वो डिजिट है, तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ RES, रिजल्ट जैसा, ठीक है, इसको रिजल्ट बोलेंगे आप। तो मैं करूँगा क्या कि मैं आई में जब भी अभी जो करेंटली जे की वैल्यू मैं उसको असाइन कर दूंगा और मैं ये लूप चलाऊंगा वाइल लूप, जब तक मुझे डिजिट मिल रहा है तब तक मैं जे को प्लस करूँगा। और यहाँ पे एक कंडीशन मैंने इसलिए लगाई है क्योंकि अगर मान के चलो अगर आपके पास कोई एक ऐसा स्ट्रिंग है ABC
अगर कुछ ऐसा स्ट्रिंग है जिसके लास्ट में नंबर है तो ये उस सीन को हैंडल करने के लिए मैंने यहाँ पे एंड लगा करके जे लेस देन एन लिखा हुआ है। एनीवेज, तो जब तक कि यहाँ पे मुझे नंबर मिलता है, यानी जब तक डिजिट है तब तक मैं जे को प्लस प्लस करते जाऊँगा, और पूरे लूप को बाहर आ जाने के बाद ये जे करेंटली उस कैरेक्टर को पॉइंट कर रहा होगा जो नॉन डिजिट है। आई होप इट मेक सेंस टू यू। और मैं सब str फंक्शन को कॉल कर दूंगा। सब str में क्या होता है ना भाई कि आप पहले इंडेक्स देते हो और दूसरा फिर साइज देते हो कि आपको कितने साइज का सब एरे एक्सट्रैक्ट करना है। तो साइज निकालने के लिए जे माइनस आई कर दूंगा, मुझे साइज मिल जाएगा। और करेंटली मैं जिसे पॉइंट कर रहा हूँ, जिस पॉइंट से मुझे सब स्ट्रिंग चाहिए वो मैंने आई में असाइन करके रखी हुई है। तो ये सिंपली मैं सब str में ये दोनों वैल्यूज को पास करके मैं वो डिजिट मतलब जो नंबर है मैं उसको एक्सट्रैक्ट करके एक आंसर नाम के जो फैक्टर मैंने डिक्लेयर किया था उसके अंदर पुश बैक कर दूंगा। एज सिंपल एज दैट भाई। और पूरे के पूरे स्ट्रिंग पे आइटरेट कर देने के बाद आपके स्ट्रिंग में जो भी नंबर्स होंगे वो सभी आंसर में आ जाएंगे। लेकिन अगर आप मान के चलो अगर आपके पास कोई ऐसी स्ट्रिंग है जिसमें कोई नंबर ही नहीं है तो कभी भी ये एस वाला पार्ट कॉल ही नहीं होगा। मतलब आपका जो है एरे है, आई मीन जो आपका वेक्टर है आंसर वेक्टर, वो पूरा खाली होगा। मैं उसकी साइज चेक कर लूँगा। अगर वेक्टर की साइज अगर 0 है तो सिंपली आप नो इंटीजर रिटर्न कर दो। देखो रिटर्न टाइप आपका वेक्टर है तो आप इस तरीके से भी चीज़ें रिटर्न कर सकते हो। तो मैं नो इंटीजर को रिटर्न कर दूंगा, अदरवाइज मैं आंसर को रिटर्न कर दूंगा। आई होप यार आपको ये कोड समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बट जैसा मैंने कहा कि ये थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्स है। आप जितने भी मैंने टाइप्स ऑफ जितने भी टाइप्स ऑफ 2 पॉइंटर्स अभी आपको डिस्कस किए हैं वो किसी में भी लाई नहीं कर रहा होगा। आप कहोगे कि हाँ फॉरवर्ड वाला कह सकते हो, बट फॉरवर्ड में भी सब कैटेगरी से उसमें से भी किसी में लाई नहीं करता है। बट फॉरवर्ड में आप रख सकते हो, कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि दोनों ही पॉइंटर्स आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। बट हमने क्वेश्चन के हिसाब से उन 2 पॉइंटर्स को यूज़ किया, यही मेरा कहना है भाई। वो 2 पॉइंटर्स को आप क्वेश्चन के हिसाब से सेट करोगे। जनरली जितने मैंने अभी टाइप डिस्कस किया ना उतने पे सॉल्व हो जाता है। बट कई बार ऐसा होता है ना कि थोड़ा सा लिंक से हट करके होता है, आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। और वो सोचने का तरीका प्रैक्टिस के दौरान से ही आ जाता है। वो फीलिंग है, वो कोई टॉपिक नहीं है कि उस पर डिस्कशन किया जाए अलग से। वैसे डिस्कस किया जा सकता है बट थोड़ा सा टिपिकल है उसको समझाना, क्योंकि फीलिंग है यार ये सब। और इतना ही नहीं, आप ये 2 पॉइंटर का ना यहाँ पे ओवर यूज़ हो रहा है, अननेसेसरी यूज़ हो रहा है। आप देख पा रहे होगे कि एक बार असाइन यहाँ पे कर रहे हैं, फिर जब मिलता है तो फिर एक असाइन करके फिर आगे बढ़ते हैं। ये ओवर यूज़ है, ठीक है। ये ओवर यूज़ की फीलिंग सब प्रैक्टिस के दौरान ही आती है। इसको थोड़ा सा इम्प्रोवाइज किया जा सकता है। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को ना आप सिंगल पॉइंटर एल्गोरिथम से भी सॉल्व कर सकते हो। आइए चलिए मैं आपको वो वाला कोड भी दिखाता हूँ। ये वाला पर्टिकुलर प्रोग्राम थोड़ा सा ज़्यादा एफिशिएंट है। मतलब एफिशिएंट तो नहीं है, हमें थोड़ा सा कम लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ रहा है, क्योंकि दोनों ही लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में ही थी भाई। पुराना वाला जो कोड हमने देखा वो भी लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में सॉल्व कर रहा था, लीनियर स्पेस भी था। तो मैं क्या करूँगा कि मैं एक ही पॉइंटर को यूज़ करूँगा पूरे स्ट्रिंग के ऊपर आइटरेट करने के लिए। और जैसे ही मुझे कोई नॉन डिजिट नंबर मिलता है तो मैं आगे बढ़ जाऊँगा, और जैसे मुझे डिजिट मिलता है मैं उस पर्टिकुलर डिजिट को किसी एक टेम्परेरी वेरिएबल में असाइन कर दूंगा, और मैं तब तक उसमें असाइनमेंट करता जाऊँगा जब तक मुझे डिजिट मिल रहा है। और जैसे मुझे नॉन डिजिट मिलता है मैं लूप तोड़ करके बाहर आ जाऊँगा। देखिए यहाँ पे मैंने एक ही पॉइंटर बनाया, मैंने साइज निकाला और मैंने आंसर वेक्टर बनाया जो मुझे रिटर्न करना है। मैं एक लूप चलाता हूँ जब तक आई की वैल्यू साइज से कम है, स्ट्रिंग की साइज से कम है। और जैसे मुझे नॉन डिजिट नंबर मिलता है मैं आगे बढ़ जाता हूँ। लेकिन मुझे जैसे डिजिट मिलता है मैं एक टेम्परेरी वेरिएबल बना करके जो मेरी डिजिट है मैं उसको उस टेम्परेरी वेरिएबल में असाइन कर दूंगा, और मैं तब तक करता जाऊँगा जब तक वहाँ पर डिजिट मुझे मिल रहा है। और फिर मैं पूरे लूप से बाहर आने के बाद मेरे टेम्परेरी वेरिएबल में वो डिजिट होगी, और मैं उसे सिंपली स्टैक के अंदर वेक्टर के अंदर पुश कर दूंगा, और एट द एंड मैं सिंपली उसे रिटर्न कर दूंगा। आपने देखा कि वहाँ पे जो हमने पुराना वाला कोड देखा था जिसमें 2 पॉइंटर हम यूज़ कर रहे थे, वहाँ पे ओवर यूज़ हो रहा था 2 पॉइंटर का। बट इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को 1 पॉइंटर से भी सॉल्व कर पा देंगे। इसको बोलते हैं थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करना, ठीक है। कई बार हम ऐसे प्रॉब्लम्स कर रहे होंगे जिसमें इम्प्रोवाइज कोड ही काम करेगा। मतलब काम क्या करेगा, हम वही उसी से लिखेंगे उसको। बट ये इम्प्रोवाइजेशन कैसे किसके ऊपर बिल्ड है, 2 पॉइंटर के ऊपर। अगर आप 2 पॉइंटर्स अच्छे से यूज़ करोगे तो अभी आप थोड़ा बहुत इम्प्रोवाइज करके उसे कई सारे कोड्स में कन्वर्ट कर सकते हो। यही फीलिंग जो है आपको थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्स क्वेश्चन करने में भी बहुत हेल्प करती है।
इतना ही नहीं, ये 2 पॉइंटर ये इतना इम्प्रोवाइजेशन मज़ेदार है कि आप जो ये स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स है यहाँ पे आप देख पा रहे हो। जैसे स्लाइडिंग विंडो उठा लेता हूँ कांस्टेंट साइज। अभी क्या है ना कि देखो भाई, कांस्टेंट साइज में क्या होता है कि आपको के दिया होता है, के कांस्टेंट है, ठीक है। और अगर आपको एक पॉइंटर दिया हुआ है तो क्या आप दूसरा पॉइंटर आई प्लस के करके नहीं निकाल सकते? देखिए ये कोड भी इम्प्रोवाइज हो गया, आपको 2 पॉइंटर की नीड ही नहीं पड़ी। इसका मतलब समझ रहे हो कि 1 पॉइंटर ने ना 2 पॉइंटर के ऊपर प्रेशर, मतलब आप किसी भी प्रॉब्लम में इम्प्रोवाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। इम्प्रोवाइजेशन करने से कभी भी हिचकिचाना मत। अगर क्वेश्चन में की डिमांड हो, अगर 2 पॉइंटर से सॉल्व हो रहा हो तो 2 पॉइंटर से सॉल्व करना और कोशिश करना कि क्या ये इस पर थोड़ा बहुत इम्प्रोवाइजेशन किया जा सकता है, क्योंकि कई सारे ऐसे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होते हैं ना जिस पर इम्प्रोवाइज कोड ही बहुत अच्छे से काम करता है। सो आई होप यार आपको सारा लेक्चर समझ में आया होगा, आई होप यार आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। इस वीडियो के लिए इतना ही हम रहने देंगे। ये मेरी पहली वीडियो है इस प्लेलिस्ट की, मैं एक नई प्लेलिस्ट शुरू कर रहा हूँ 2 पॉइंटर्स एल्गोरिथम्स के ऊपर ही। हम आने वाले वीडियोस में कई सारे आप क्वेश्चंस करेंगे 2 पॉइंटर्स के ऊपर। मैंने ऑलरेडी वीडियोस देखे 2 पॉइंटर्स के ऊपर कि लोगों ने और क्या क्या ऑलरेडी पढ़ा के रखा हो, तो वो डायरेक्टली क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं, जो कि सही भी है यार, क्योंकि 2 पॉइंटर्स ऐसा है ना कि कोई अलग से टॉपिक नहीं है, ये मतलब एक वन ऑफ द तरीका है सॉल्व करने के सवाल को, और वो तरीका प्रैक्टिस के दौरान ही आता है, तो वो डायरेक्टली क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो कि सही भी है, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं थोड़ा सा अलग रखना चाहता था, मैं एक इंट्रोडक्शन लेना चाहता था ताकि आपको अच्छे से क्लैरिटी हो। मैंने जनरली तीन सेगमेंट्स में बांटा है अपने इस लेक्चर को। पहले वाले में पार्ट में व्हाट, हाउ, व्हाई सब कुछ था, क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, किस लिए यूज़ करते हैं, उसका आइडेंटिफिकेशन वगैरह सब कुछ मैंने डिस्कस किया। दूसरे वाले पार्ट में हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ 2 पॉइंटर्स डिस्कस किए, उसमें कैसे कैसे सवाल आते हैं वो सब डिस्कस किया। और तीसरे वाले पार्ट में मैंने क्वेश्चंस भी किया, कैसे इम्प्रोवाइज करते हैं मैंने आपको वो भी डिस्कस किया। तो सो आई होप यार आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया होगा तो जो भी एक्शन लेना आप ले लो भाई, या तो आप लाइक कर दो, कमेंट कर दो या सब्सक्राइब कर दो। मेरे हिसाब से आप कमेंट ज़रूर करो, क्योंकि मेरे वीडियोज़ पे कोई कमेंट नहीं करता है, ठीक है। पिछले 3 साल से मैं वीडियोस बना रहा हूँ, अभी तक मेरे 500 सब्सक्राइबर्स भी नहीं हुए। मुझे बहुत उम्मीद है इस प्लेलिस्ट से और आपसे भी कि आप इस वीडियोस को जितना ज़्यादा सपोर्ट शो करोगे, मैं उतनी जल्दी दूसरी वीडियो लाऊंगा। चलो इसमें एम रख लेते हैं भाई, सिंपल सा एम रख लेते हैं कि मुझे इस वीडियो पे अगर आप 10 लाइक कर दोगे और 5 कमेंट कर दोगे और 100 व्यूज़ हो जाएंगे, तो मैं उसके बाद ही मैं दूसरा वीडियो अपलोड कर दूंगा। एज सिंपल एज दैट, कि भाई मुझे आपसे सपोर्ट चाहिए, क्योंकि आप देखो अभी तक मेरे 500 सब्सक्राइबर्स भी नहीं हो। मेरा एम है इस मंथ के एंड तक, अभी अप्रैल 2024 चल रहा है, मुझे इस मंथ के एंड तक, अभी 10-12 दिन है इस मंथ में ख़त्म होने में, तो मुझे इस मंथ के एंड तक 500 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और अगर नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं है यार, कोई दिक्कत नहीं है, बस मेरे को बड़ा बूस्ट मिलेगा भाई, और कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने ये 2 क्वेश्चंस किए, अगर आपको ये दोनों क्वेश्चंस हैं जो मैंने अभी डिस्कस किया, अगर आपको वो सॉल्व करने में मज़ा आया, आपको आसान लगा, तो वेल एंड गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस प्लेलिस्ट के अंदर। और अगर मज़ा नहीं आया तो भी कोई बात नहीं है यार, अभी हम कई सारे सवाल करने वाले हैं, आपको उसमें स्वाद आ जाएगा, ठीक है। मेरे को फीलिंग देना है आपको कि 2 पॉइंटर्स होता क्या है। और आई होप यार आप कुछ भी एक्शन परफॉर्म करो, मेरे को कॉन्फिडेंस मिलता है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है। मैं पहले यूट्यूबर्स को देखता था तो वो बोलते थे कि कॉन्फिडेंस मिलता है भाई, आप लाइक और सब्सक्राइब करो वगैरह वगैरह, बट मुझे अभी फील हो रहा है कि हाँ क्यों ऐसा वो बोलते थे, ठीक है। आप कोई भी एक्शन परफॉर्म करो भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को, तीनों ही लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब तीनों ही मुझे बहुत ज़्यादा बूस्ट करते हैं। आप, मैं तो कहता हूँ कमेंट करो, क्योंकि कमेंट से मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि टू वे कम्युनिकेशन जैसा फील होता है, ठीक है। तो कमेंट मेरे को कोई करता नहीं है, तो अगर बहुत मेरे हाई चांसेस है कि अगर आप कोई भी कमेंट करोगे तो मैं उसको रिप्लाई करूँगा ही। सो एनीवेज, इस वीडियो के लिए इतना ही रहने देंगे, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।